फिर से इंस्ट्रूमेंटल बैंकर चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मॉक टेस्ट के बारे में स्केल 2 के लिए। बहुत सारी क्वेरी आ रही थी मॉक टेस्ट का कैसे दे, कहाँ से दे, कैसे अटेम्प्ट करें, कौन सा सोर्स यूज़ करें और किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा कि साथ ही मैं ये भी बताऊंगा आपको कि मैंने किस तरह से स्केल 2 का मॉक टेस्ट दिया था, कहाँ से लिया था और किस तरह से अटेम्प्ट किया था, किस तरह से एनालिसिस करता था मैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। सबसे पहला मॉक टेस्ट का सोर्स, फिर दूसरा मॉक टेस्ट कैसे करना है, और तीसरा कि मॉक टेस्ट देने के बाद फिर हमें एनालिसिस कैसे करनी है, ठीक है, और मेन एग्ज़ाम में कैसे फिर उसको मतलब इम्प्लीमेंट करना है ताकि हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जो मॉक टेस्ट लिया था वो मैंने लिया था नॉलेजिस्ट का, और नॉलेजिस्ट का लिया था मैंने उस समय। आई थिंक मोर देन 25 से 30 मॉक टेस्ट होते हैं उसमें। तो मुझे लग रहा है कि 20 से 25 मॉक टेस्ट तो मैंने दिए ही होंगे कम से कम। और अगर आप सोर्स की बात करें ना, तो ये तो खैर मैंने लिया था, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप भी नॉलेजिस्ट का ही लो, लेकिन मुझे उस समय नॉलेजिस्ट का मॉक टेस्ट अच्छा लगा था, तो इसलिए मैंने मॉक टेस्ट दिया था नॉलेजिस्ट का। उसके बाद अगर आप और सोर्सेज की बात करोगे तो आप अड्डा 247 भी यूज़ कर सकते हो। उसमें भी होता है जनरल बैंकिंग ऑफिसर का मॉक टेस्ट, और स्केल 3 का भी मॉक टेस्ट होता है उसमें अवेलेबल। उसके बाद बात करूँ तो फिर एक एग्ज़ाम बी साइट है, उसमें भी आप दे सकते हो, और उसमें तो मेरे ख्याल से 2-3 मॉक टेस्ट फ्री भी होते हैं। उसके बाद और भी सोर्सेज है, जैसे एडू टैप है, आपके पास बैंक एग्ज़ाम्स टुडे है, बट मैंने जो दिया था वो नॉलेजिस्ट का दिया था। मुझे कुछ अच्छा लगा था। हालांकि ये देखो, मैं ये बताऊं कि कोई भी मॉक टेस्ट एकदम पूरी तरह से एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं होता है ना। या तो कोई ज़्यादा टफ कर देता है मॉक टेस्ट, या तो फिर कोई ज़्यादा इजी कर देता है, तो एकदम सेम लेवल का आपको हो सकता है कि ना मिल पाए। बट लगभग 80-90% आप तैयारी कर सकते हो, उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप उस पर जा सकते हो। अड्डा 247 पे जा सकते हो, नॉलेजिस्ट पे जा सकते हो, बैंक एग्ज़ाम्स टुडे पे जा सकते हो, या फिर एग्ज़ाम बी पे जा सकते हो। मुझे एग्ज़ाम बी थोड़ा आसान लगता था, हालांकि क्वेश्चन अब उस तरह के उतने आसान आते नहीं हैं। उसके बाद ये तो हो गया सोर्स के बारे में कि सोर्स कहाँ से करने हैं, सोर्स क्या है, आई मीन आरआरबी स्केल 2 और 3 के मॉक टेस्ट की। उसके बाद मैं बात करूँ अटेम्प्ट, मेन चीज़ जो होती है, चलो मॉक टेस्ट ले लिया आपने, अब इसको अटेम्प्ट कैसे करना है ताकि हमें एग्ज़ाम में सक्सेस मिल पाए, और किस तरह से अपने आपकी जो स्ट्रेंथ है उस पर काम करके मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे लाने हैं। देखो, मॉक टेस्ट में आपको टॉप नहीं करना, बस सिलेक्शन पाना है। और चूँकि आप भी वर्किंग हो, है ना, तो वर्किंग एम्प्लॉय के लिए टाइम काफ़ी कम होता है, आई मीन तो उस कम टाइम में हम लोग कैसे तैयारी करें, या फिर मॉक टेस्ट को हम कैसे दें, कैसे उसकी एनालिसिस करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब सपोज़ मानो आपने कोई भी मॉक टेस्ट ले लिया, अब उसको अटेम्प्ट करने बैठे आप, ठीक है, तो जब आप उसको 2 घंटे बैठ के अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको मॉक टेस्ट क्यों दिया जाता है? मॉक टेस्ट इसलिए देते हो आप ताकि आप 15-20 मॉक टेस्ट देने के बाद आपका जो होता है एक वो टेम्पो सेट हो जाता है कि मुझे पहले ये करना है, मुझे पहले ये करना है, मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट ये है, मेरा वीक पार्ट ये है, मुझे ये क्वेश्चन बनाने हैं, मुझे ये क्वेश्चन स्किप करने हैं, है ना। तो क्वेश्चन को बनाने से ज़्यादा क्वेश्चन को स्किप करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है 2 घंटे का, और उसमें 5 सेक्शन करने होते हैं, ठीक है। तो मेन टाइम का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद कैसे अटेम्प्ट करना है, तो पहले मैं अपना बता देता हूँ कि मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था, या फिर मॉक टेस्ट में कैसे अटेम्प्ट करता हूँ अभी भी स्केल 3 के लिए। तो जैसे मेरा स्केल 2 में भी जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, जो क्लियर किया था मैंने, तो मेरी आदत है कि सबसे पहले मैं फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट अटेम्प्ट करता हूँ। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो पार्ट अटेम्प्ट करता हूँ, तो मैं मुश्किल से 10 से 15 मिनट देता हूँ फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल अवेयरनेस के बाद मैं देता हूँ कंप्यूटर को। कंप्यूटर में मैक्सिमम 10 मिनट देने हैं आपको, 10 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं देने कंप्यूटर में, याद रखना आप लोग। तो मान लो 15 मिनट ये, 10 मिनट ये, 25 मिनट हो गए आपके 2 मॉक टेस्ट में, सॉरी 2 सेक्शन में। उसके बाद बात आई हिंदी या इंग्लिश, आप कोई भी एक चूज़ कर लो। अगर हिंदी अच्छी है तो हिंदी चूज़ करो, इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश चूज़ करो। मैंने जो चूज़ किया था वो हिंदी चूज़ किया था दोनों टाइम, ठीक है, सॉरी, क्योंकि हिंदी मुझे थोड़ा आसान लगता है। उसके बाद हिंदी में कितना टाइम देना है आपको, 15, 10, 25 मिनट तो हो गए आपके 2 सेक्शन में। हिंदी में कितना टाइम देना है तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हिंदी में थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहते हो या बाकी के 2
रीजनिंग और क्वांट में ज़्यादा टाइम देना चाहते हो। चूँकि मेरी हिंदी अच्छी थी तो मैं थोड़ा 5 मिनट एक्स्ट्रा देता था टाइम। मेरे ख्याल से मैंने 20 मिनट टाइम दिया था हिंदी में। तो आप भी उस तरह से दे सकते हो, 20 से 20 मिनट तो देने ही पड़ेंगे आपको, 15 मिनट में होने का कोई चांस ही नहीं है। तो मान लो 20 मिनट उधर और लगभग 25 मिनट इधर, तो 25 20 45 मिनट हो गए आपके इधर। अब टोटल होते हैं 120 मिनट। 120 में 45 मिनट खो चुके हो, मतलब खो नहीं चुके हो, पास हो चुका है। तो आपके पास लगभग बच गए कितने, 20 में से 45 घटा दो, 70 मिनट, 75 मिनट बच गया। ठीक है, 1 घंटा 15 मिनट। अब इस 1 घंटे 15 मिनट को आपको देना है किसमें, रीजनिंग और क्वांट में। अब बात ये है कि अब ये आपको देखना हो कि आपकी रीजनिंग अच्छी है कि क्वांट अच्छी है। मेरी क्वांट थोड़ी ज़्यादा अच्छी थी तो मैं पहले क्वांट का ही अटेम्प्ट करता था सेक्शन, उसके बाद मैं रीजनिंग पे जाता था। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना फ्रेंड्स कि अगर आप रीजनिंग और क्वांट बना रहे हो ना, तो क्वेश्चन भले ही लिमिटेड बनाओ, 15-15 बनाओ, 18-18 बनाओ, बट इसमें एक्यूरेसी बिल्कुल 100% रखना। ठीक है, अगर आप 15 बना रहे हो तो बिल्कुल श्योर रहना कि हमारे 15 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। रीजनिंग में बना रहे हो 15 या 20, तो वो बिल्कुल श्योर रखना कि हाँ बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें इन दोनों में से एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी ही आपको मेंटेन करती है इन एक्यूरेसी को। कौन से सेक्शन की, कंप्यूटर की, फाइनेंशियल अवेयरनेस की और हिंदी या इंग्लिश की। ठीक है, जैसे मैंने जो बनाए थे लगभग दोनों मिला के 30 क्वेश्चन बनाए थे अपने स्केल 2 वाले एग्जाम में, और 30 के 30 क्वेश्चन सही हुए थे। तो देखो मेरे 37 नंबर उधर तो फिक्स हो गए थे, और लगभग इधर 55 या 56 नंबर आए थे इन तीनों सेक्शन में, हिंदी, फाइनेंशियल अवेयरनेस और कंप्यूटर में। ठीक है, तो इस तरह से पहले आपको टाइम को बाइफरकेट करना है। अब मैंने टाइम का बाइफरकेशन बताया, 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, फिर 1 घंटा 15 मिनट रीजनिंग और क्वांट के लिए, तो ये मैंने अपने लिए किया था। अब आप कैसे टाइम का बाइफरकेशन करोगे, तो पहले आपको इसके लिए एक मॉक टेस्ट देना पड़ेगा कि आपका कौन मतलब स्ट्रॉन्ग पार्ट है, कौन सा वीक पार्ट है, ये आपको जानना पड़ेगा। ये मैं नहीं बता सकता हूँ कि हाँ मतलब आपको इस सेक्शन में इतना देना, इस सेक्शन में इतना देना। पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन कौन सी है, कौन सा पेजली बना पा रहे हो, उसमें कम टाइम देना है, कौन सा है जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, या फिर मुझे रिवाइज करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस चीज़ की, फिर से मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, है ना। और दूसरी चीज़ ये है ना कि अगर आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो तो शुरू के 4-5 मॉक टेस्ट में आप वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि मुझे ये पहले बनाना चाहिए, मुझे ये पहले बनाना चाहिए। लेकिन लास्ट के जब 10 मॉक टेस्ट बचेंगे तो आपको बिल्कुल उसी स्ट्रैटेजी पे जाना है। क्यों उसी स्ट्रैटेजी पे इसलिए जाना होता है क्योंकि आपका बिल्कुल वो बैठ जाएगा, टेम्पो बैठ जाएगा, और उसी आधार पे आपको जो है मेन एग्ज़ाम देना है आपको। इन केस सपोज कर लो आपके बिल्कुल आपका वो बैठ गया कि आप पहले एफए दे रहे हो, फिर कंप्यूटर दे रहे हो, फिर हिंदी दे रहे हो, फिर रीजनिंग दे रहे हो, फिर क्वांट दे रहे हो, तो यही पैटर्न आपको फॉलो करना है मेन एग्जाम में, चाहे क्वेश्चंस कैसे भी हो। कभी कभी बिल्कुल अलग क्वेश्चन आए तो भले ही हमारी स्ट्रैटेजी चेंज हो सकती है, बट एक बार जब आप मॉक टेस्ट जिस तरह से अटेम्प्ट कर रहे होते हैं ना, तो उसी फ्लो में आपको देना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी स्पीड अच्छी रहती है, एक्यूरेसी सही रहती है। आप जिस माइंडसेट से बना रहे होते हो ना, तो वो आपको काफ़ी मतलब कारगर साबित होता है आपके लिए, क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो मैं हमेशा मॉक टेस्ट में जो फॉलो करता हूँ, सबसे पहले एफए, देन कंप्यूटर, देन हिंदी या इंग्लिश कोई भी एक, देन क्वांट एंड देन रीजनिंग। ये मेरा पैटर्न है फॉलो करने का। ठीक है, मेन एग्जाम में भी मैं ये फॉलो करता हूँ, मेन पेपर में भी जो मैं मॉक टेस्ट में देता हूँ। ठीक है, तो आप अपनी पहले स्ट्रैटेजी बना लो बिल्कुल कि कौन सा सेक्शन आपको पहले देना है। लेकिन हालांकि जो मैंने बताया वो भी बिल्कुल सही है। बाकी जो लास्ट के जो रीजनिंग और क्वांट थे ना, तो रीजनिंग क्वांट में आप वेरी कर सकते हो, या तो पहले रीजनिंग बनाओ या तो पहले क्वांट बनाओ, या तो फिर आपका रीजनिंग क्वांट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो मैं तो बोलूँगा आपको कि रीजनिंग और क्वांट ही पहले बना लो। ठीक है, और लास्ट में ही बनाओ बाकी के तीनों सेक्शन जो मैं पहले तीनों सेक्शन बनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया कि किस तरह से अटेम्प्ट करना है आपको मॉक टेस्ट। उसके बाद बात आती है, चलो मॉक टेस्ट तो मान लो आपने एक मॉक टेस्ट तो दे दिया। ठीक है, पहला मॉक टेस्ट दे दिया आपने। अब मॉक टेस्ट देने के बाद क्या करना है, कहानी ख़त्म, बस स्कोर देख के सो जाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे बिल्कुल आपको फ़ायदा नहीं होगा, है ना। जिस बेनिफिट के लिए आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना,
तो वो चीज़ हो नहीं पाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सपोज़ कोई भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, मान लो मैंने नॉलेजिस्ट का एक मॉक टेस्ट उठाया, मॉक टेस्ट 1 मैंने दे दिया, सबसे पहला मॉक टेस्ट। अब उसमें मेरे आगे 60 नंबर 70 नंबर आ गए, जो भी नंबर आ गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशंस में जाना है। सॉल्यूशन में क्यों जाना है, अब आपको ये देखना है कि आपने जो बनाया आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन था, जो बिल्कुल आराम से बन गया, कम टाइम, वो किस क्वेश्चन ने कम टाइम लिया, किस क्वेश्चन ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, किस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लेने के बावजूद नहीं बन रहा है आपसे, है ना। तो ये एनालिसिस करनी होगी आपको। तो इससे क्या फ़ायदा होगा आपको ना, कि आपको पता चलेगा कि आप कौन से पार्ट में स्ट्रांग हो, कौन से पार्ट में आप वीक हो। जिस पार्ट में आप स्ट्रांग हो तो मैं तो ये बोलूँगा कि उस पार्ट को और स्ट्रांग बना लो आप, ठीक है। और जिस पार्ट में वीक हो, जैसे मैंने अभी बताया कि कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको बार बार बनाने पर भी वो नहीं बनते, बनाने पर भी वो क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं। तो उस चीज़ को चूँकि आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, तो उस पार्ट को ही छोड़ दो, आप स्किप कर लो। जैसे मान लो मैं रीजनिंग की बात करूँ, ठीक है। तो रीजनिंग में जैसे आपका मान लो आपके पजल बहुत स्ट्रॉन्ग है, मिसलेनियस क्या है, वीक है थोड़ा, तो आप बार बार पजल को ही ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट में भी पजल ही बनाओ। तो क्या होता है इससे कि आपका वो चीज़ और स्ट्रॉन्ग होगा, और वो टाइम जो होता है वो काफ़ी कम लेगा। अब मान लो मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जो रीजनिंग में है वो मेरा मिसलेनियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मेरे जो है पजल वो थोड़े से वीक पार्ट हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं मिसलेनियस बनाऊंगा, जो भी 14-15 क्वेश्चन होते हैं वो मैं पहले अपने आराम से ले लूँगा, ठीक है। अब मुझे पता है कि 15 क्वेश्चन मेरे से बन रहे हैं बिल्कुल आराम से, तो पहले आपको वो नंबर आपको ले लेने हैं। 15 मतलब 15 क्वेश्चन का मतलब हो गया लगभग कितने नंबर, 18.5 नंबर, ठीक है, 18.5 नंबर हो गए। तो फिर ज़्यादा रिस्क क्यों लेना, अगर आपका रीजनिंग अच्छा हो तो आप और अटैम्प्ट करो, वरना मत करो, सिंपल सी बात ये है। तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने जो रीजनिंग में अटैम्प्ट किया है पहले मॉक में, कौन सा सही हुआ है, कौन सा सेक्शन गलत हो रहा है, कहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है, कहाँ पे टाइम कम लग रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ इसलिए देखना पड़ेगा कि देखो एग्ज़ाम में क्या होता है ना, बनाने से ज़्यादा क्वेश्चन को स्किप करना भी इम्पोर्टेंस रखता है अपने आप में, है ना, क्योंकि आपको अल्टीमेटली सिलेक्शन लेना है। तो पहले आपको ये चीज़ देखनी होगी कि कौन सा पार्ट आपका है अच्छा है, जैसे सिलॉग्स अच्छा है, ब्लड रिलेशन अच्छा है, डायरेक्शन सेंस अच्छा है, लाइक सिटिंग अरेंजमेंट अच्छी है, कि पजल अच्छी है, कौन सी चीज़ आपकी अच्छी है। उसी तरह से क्वांट में देखना है कि आपका क्वाड्रेटिक सही है, डीआई सही, डीआई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका, या फिर नंबर सीरीज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका, अप्रॉक्सीमेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या स्ट्रॉन्ग है आपका। तो उस चीज़ को बिल्कुल आपको अलग स्ट्रैटेजी बना लेनी है आपको अपने लिए, ना कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको उस तरह से करनी है, ठीक है। आपको वो चीज़ देख लेना कि हाँ भाई मेरे 20 क्वेश्चन इससे क्वांट में बन जाएंगे, मेरे 20 क्वेश्चन इससे रीजनिंग में बन जाएंगे। तो बस फिर उसी पे वर्क करना है आपको कि हाँ ये 20 मिसलेनियस के क्वेश्चन रीजनिंग में बनाने, 20 मिसलेनियस के क्वेश्चन मुझे क्वांट में बनाने, या फिर क्वांट में अगर आपको डीआई अच्छा लग रहा है तो हाँ मुझे 2 या 3 डीआई बनाने हैं। तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उसी तरीके से अगर कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर में जनरली लोग 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 के 40 अटैम्प्ट करते हैं। एफ ए में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो 40 के 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। अगर ना पढ़ा हो तो फिर तो नहीं कर पाओगे आप। उसके बाद मैं बात करूँ हिंदी भाई साहब जो भी है ना, हिंदी ग्रामर पढ़ने से कुछ ना होने का, क्योंकि वो कम्प्लीटली एक लिटरेचर पार्ट होता है ना। उसमें आप जितना ज़्यादा रीडिंग करोगे हिंदी की, उतना ज़्यादा उसको आप बना पाओगे। और मैं तो कहूँगा कि हिंदी बहुत ही सही है, सही सेक्शन है, वो आराम से नंबर ला सकते हो 25+, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई मतलब किस तरह से एनालिसिस करनी होती है। तो एनालिसिस करने के बाद, अब एनालिसिस कर लिया पहले मॉक देने के बाद कि हाँ आपका ये है, अब उस चीज़ को फॉलो कर लो। आपने पहले मॉक में एनालिसिस किया है कि आपका क्वांट में क्वाड्रेटिक, डीआई और अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन, ये तीनों सही है। तो आपको लग रहा है कि मुझे यही बनाना चाहिए हर मॉक में, तो आप उस रूल को फॉलो कर लो अगले मॉक में, सेकंड मॉक में। फिर देखो कि कितना नंबर आ रहा है, कितना टाइम लग रहा है, टाइम कम हुआ कि नहीं पहले मॉक से। उसके बाद अगर टाइम कम हो रहा है तो फिर हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन और जो हैं वो आपसे बन सकते हैं। जैसे मान लो टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हो गए मिसलेनियस के, उसके बाद टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हो गए। क्यों? क्योंकि आपका पहले से टाइम कम लग रहा है, तो आप 1-2 क्वेश्चन बढ़ सकते हो। तो इस तरह से क्या करना है, 17, 18, 19, 20 करके 20-20 क्वेश्चन करके क्वांट रीजनिंग में आपको वो फिक्स कर लेना कि हाँ ये मेरा बिल्कुल हलवा टाइप का क्वेश्चन है, ये मैं बिल्कुल बना लूँगा। उसमें इतना प्रैक्टिस कर लो कि 20 क्वेश्चन अगर आप बना रहे हो, 18 क्वेश्चन बना रहे हो, तो एक क्वेश्चन गलत नहीं हो, ना क्वांट में गलत हो ना रीजनिंग में गलत हो। क्योंकि एक तो आप 18 क्वेश्चन बना रहे हो मतलब 36, उसमें से भी अगर आप 5-6 गलत कर दोगे तो फिर ये
बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये बात हो गई रीजनिंग और क्वांट की। हिंदी की तो भैया प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, बहुत प्रैक्टिस करो हिंदी की। जितना आता है ना RRBPO मेंस का, उसका भी दे दो। आपने जो स्किल 2 का मॉक टेस्ट का पैकेज लिया हो कहीं से, उसमें पूरा हिंदी बार बार दो, है ना। उसके बाद कंप्यूटर के लिए मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, उसमें जाके देखो कि कंप्यूटर की कैसे तैयारी करनी है। कंप्यूटर आउट ऑफ 20 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो 14-15, कोई डाउट नहीं है। एक कंप्यूटर कैप्सूल पढ़ लो, इसको 5 बार रिवाइज कर लो, एक दिन में पढ़ सकते हो भाई साहब पूरा कंप्यूटर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। दूसरी बात फाइनेंशियल अवेयरनेस, उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसमें देखो कि फाइनेंशियल अवेयरनेस कैसे करनी है। फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको 10 भी नंबर लाने हो तो। अगर कोई आपको ये कह रहा हो ना वीडियो में कि आप यहाँ से पढ़ो, वो पढ़ लोगे तो 35+ आ जाएंगे, 30+ आ जाएंगे, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं एग्ज़ाम दे चुका हूँ। स्किल 2 का भी एग्ज़ाम दे चुका हूँ, स्किल 3 का भी मैंने एग्ज़ाम दिया है। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, कोई आदमी नहीं ला सकता है 35+ इतना नंबर, ठीक है दोस्तों। तो पढ़ना क्यों ज़रूरी है FA? तो FA पढ़ना ज़रूरी है 15+ स्कोर करने के लिए, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम भी बहुत पढ़ाई की थी FA की, 2 बार पढ़ा था, 3 बार रिवाइज़ किया था। एक बार नोट से पढ़ता था, एक बार वीडियो से पढ़ता था, रिटन को रिवाइज़ करता था, अंडरलाइन करके 3rd टाइम रिवाइज़ करता था, हाईलाइट करके रिवाइज़ करता था, तब जाके मेरे 14-15 नंबर आ रहे थे। ये इतना टफ था, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, बिल्कुल एब्सोल्यूट फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने पहले वाले भी वीडियो में बताया था फाइनेंशियल में, कि जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का क्रेडिट ग्रोथ रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो उसमें पूछा गया था कि YoY कितना ग्रोथ हुआ था एब्सोल्यूट फिगर में, ठीक है। तो ये तो सबको जानता है कि चलो भाई बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने क्रेडिट ग्रोथ में टॉप किया था पब्लिक सेक्टर बैंक में, बट YoY कितनी ग्रोथ हुई थी उसके क्रेडिट में, ये फिगर किसी को याद नहीं रहता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पढ़ना कि आप 35 ला सकते हो, 40 ला सकते हो। पढ़ना तो पड़ेगा आपको, इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको नंबर लाने हैं। 30-40 के चक्कर में मत पढ़ो, बस आपको स्कोर अच्छे करने हैं। 15-20 बहुत अच्छा स्कोर होता है फाइनेंशियल अवेयरनेस में, ठीक है। और कंप्यूटर की बात करूँ तो 14-15 उसमें भी आ सकते हैं। तो इस तरह से आपको मॉक को अटेम्प्ट करना है। फिर दूसरा मॉक कर लिया, फिर तीसरा में और सुधार करो, चौथा करो, 5वां करो। उसके बाद 10 मॉक देने के बाद एक ऐसा कर लो आपको कि हाँ अब मुझे इसी फ्लो में मेन एग्ज़ाम को भी देना, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। अब ये देखो एक चीज़ और कि मान लो अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, कोई चीज़ में फंस रहे हो, आपका हालांकि स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको और तेज़ बनाना है, तो उससे रिलेटेड कोई एक यूट्यूब पे वीडियो देख लो। मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करो, 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन में मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं। 2 से 2.5 मिनट से ज़्यादा लगने नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा लग रहे हैं तो आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि देखो मान लो आपने 5 के 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही बना लिए, बट वो सही आप बना रहे हो मान लो 6 से 7 मिनट में, वहीं पे एक और जो कैंडिडेट है उसी 5 क्वेश्चन को बना रहा है 2.5 मिनट में। सोचो कितना बड़ा डिफरेंस है ना। तो वो ज़्यादा जो आपके टाइम लग रहा है वो किसी और क्वेश्चन में दे सकते हो। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मॉक टेस्ट एनालिसिस क्यों ज़रूरी है, कि पहले आपको देखना पड़ेगा कि चलो बना तो रहे हो लेकिन टाइम कितना ले रहे हैं आप उसमें, क्योंकि इसमें टाइम आपको कम लेना है। क्यों? क्योंकि मान लो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, स्ट्रॉन्ग पार्ट में भी अगर आप ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हो तो फिर बाकी के क्वेश्चन में वो टाइम नहीं दे पाओगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बार बार एनालिसिस करो, कहीं दिक्कत आई है तो उससे रिलेटेड यूट्यूब वीडियो देख लो, थोड़ा सा स्टडी कर लो उसके बेसिक रिलेटेड, फिर से दोबारा उसको अटेम्प्ट करो, फिर देखो टाइम कितना लग रहा है। तो आप बिल्कुल अपने लिए एक स्ट्रैटेजी बना लो अपने लिए कि मुझे मॉक टेस्ट कैसे देना है। आपका क्वांट में कौन सा पार्ट मजबूत है, रीजनिंग में कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है, हिंदी तो छोड़ दो, कंप्यूटर भी छोड़ दो। जो स्ट्रॉन्ग पार्ट देखना है वो चीज़ आपको देखना है बस रीजनिंग और क्वांट में, ठीक है। और बाकी ये तीनों चीज़ की तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा। फाइनेंशियल अवेयरनेस के 2 पार्ट मैंने बताए थे, स्टैटिक और करंट के लिए मैंने बता दिया वीडियो में, जाके वीडियो देख लेना कि कैसे करना है, करंट की पढ़ाई कैसे करनी है, पूरा वीडियो मैंने बना रखा है। उसके बाद कंप्यूटर के लिए भी मैंने सोर्स बता दिए कैसे करना है। कहीं से भी कंप्यूटर कैप्सूल डाउनलोड कर लो, उसको बार बार रिवाइज़ करो, 1 दिन में 2 दिन में तो आराम से रिवाइज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर टाइम ना मिला तो उसको बिल्कुल एग्ज़ाम के इसमें कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से मॉक हम लोग को देना है, टाइम बाइफरकेट करके देना है, उस एनालिसिस करनी है, फिर उसी फ्लो को अपने को बरकरार रखना है मेन एग्ज़ाम में, ठीक है दोस्तों।
तो इस वीडियो में बस यही था कि मॉक टेस्ट कैसे देना है, मैंने कैसे दिया था वो भी मैंने आपको बता दिया, सोर्सेज कौन से यूज़ करने हैं वो भी बता दिया, एनालिसिस कैसे करनी है वो भी बता दिया। ठीक है, मेन चीज़ में बस वही होता है कि आपको जानना होता है कि आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन है, कौन सा सेक्शन पहले देना है, कौन सा सेक्शन बाद में देना है, कौन से सेक्शन के कौन से क्वेश्चन को आपको पहले बनाना है, कौन से सेक्शन के कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बनाने से ज़्यादा स्किप करना भी बहुत मायने रखता है ना। अगर आप थोड़ा सा स्किप करने में, मान लो पजल बना रहे हो, ठीक है, जैसे पजल बना रहे हो, आपको पजल आता नहीं है, आपने सोचा कि नहीं यार मैं मेन एग्जाम में पजल भी बना दूंगा, ठीक है, आप उसमें अटक गए, उससे बना नहीं पाए 5 क्वेश्चन, 10 मिनट लग गए, तो 10 मिनट तो आपके ख़राब हुए ना। तो 10 मिनट कहीं और दे देते तो और 2 3 4 5 क्वेश्चन बन जाते। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए मॉक दिया जाता है। तो बिल्कुल आप लोग अब शुरू हो जाओ। क्यों? क्योंकि अब हम लोग के पास मात्र 2 महीने बचे हुए हैं दोस्तों, और इस 2 महीने में बिल्कुल पढ़ाई को थोड़ा तेज़ करना पड़ेगा। पढ़ाई को तेज़ नहीं करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस को ज़्यादा तेज़ करना पड़ेगा हमें, उसके एनालिसिस करनी पड़ेगी। अगर आप लोग को वीडियो भी चाहिए ना कि मैं कैसे मॉक टेस्ट देता हूँ, हालांकि मैंने भी अभी तक एक भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया फुल मॉक टेस्ट, तो हो सकता है कि मैं अपने मॉक टेस्ट को लाइव कैसे मैं लाइव में उसको रिकॉर्ड करके इसमें डाल दूँगा कि मैं कैसे मॉक देता हूँ, और देखना आप पहले मॉक में कितना नंबर आता है, कैसे मैं अटेम्प्ट करता हूँ, कौन सा सेक्शन कैसे। ठीक है दोस्तों, तो बस। और दूसरी बात कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि अभी और मैं वीडियो लाऊंगा, बहुत सारी वीडियो, जैसे करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, बैंकिंग, स्टैटिक बैंकिंग के रिगार्डिंग, उसके बाद और जो भी चेंजेज हो रहे हैं, कुछ भी मतलब रिलेटेड, एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत सारी वीडियो भी आएंगे। तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी करो, कमेंट भी करो अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो। ठीक है, थोड़ा वीडियो इस बार लेट आया, 10-15 दिन लग गया, क्योंकि मैं भी थोड़ा काम में बिजी था अपने। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलो, शेयर भी कर देना भाई लोग। तो बस आज की वीडियो में यही था मॉक टेस्ट के बारे में। बाकी और सारे 3-4 वीडियो डले हुए हैं, एक और वीडियो में लाऊंगा। अभी आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि आरआरबी में भी, भारतीय ग्रामीण बैंक में भी हम लोग का 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट लग चुका है। तो स्केल 2 की सैलरी अब पहले से काफ़ी अच्छी हो चुकी है। ठीक है, तो एक वीडियो मैं उस पर भी बनाऊंगा कि सैलरी अब कितनी हो गई है दोस्तों। तो फिलहाल पढ़ते रहिए, है ना, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को प्लीज़। ठीक है दोस्तों।